गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में लेसन 2 आपका चल रहा था। लेसन 2 में जलवायु और प्राकृतिक संसाधन, तो आपका यहाँ तक हो गया था। पेज नंबर आपका 12 तक, 12 नहीं, यहाँ 40 तक हो गया था। 40 तक कंप्लीट हो गया था। गुजरात में नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है और भारत के पूर्वी पश्चिम सागर के किनारों में मैकरल, झींगा, बुमला, पोम्फ्रेट, हेरिंग, सामान, शार्क आदि असंख्य मछलियाँ पाई जाती हैं। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आप देखिए, ये भारत का अभयारण्य है। भारत का अभयारण्य में जो आपका देखिए यहाँ पे एनिमल बना हुआ है आपका, तो ये समझ लेने का ये यहाँ का अभयारण्य। जैसे कि ये कच्छ का रेगिस्तान, कच्छ का रेगिस्तान में देखिए, गुजरात में सासन गिर में शेर और टाइगर जो अपने चीता है, केवला में ये देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखिए, इस तरीके से यहाँ ऊपर काजीरंगा में देखिए, इस प्रकार ऊपर देखिए दांडीज गांव यानी कश्मीर में देखिए। तो आपका ये बताया गया अभयारण्य। अभयारण्य किसे कहते हैं ये आपको पता ही है। फिर जहाँ पे यानी जो पशु हैं सुरक्षित रह सकते हैं, निर्भय होकर घूम फिर सकते हैं, उसको अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य भारत में 490 अभयारण्य और 89 यानी 89 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं और कौन से राज्य में है देखना है आपको। काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पे? असम में। अभी आपने देखा ना, ये काजीरंगा है, काजीरंगा राजस्थान, ये असम है। और कौन से एनिमल्स के लिए? गेंडा, जंगली भैंस, हिरन। फिर आपका थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान। इसमें कौन कौन से प्राणी हैं? मरुस्थल की बिल्ली। कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश है। बाघ, साबर। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य गुजरात, सिंह और चीता। वेड़वादर राष्ट्रीय अभयारण्य गुजरात में है। कलियार, खड़मोर। केवलादेव राजस्थान में है। विविध प्रकार के पक्षी। बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक, हाथी, रीछ, सुअर, जंगली बिल्ली। दची गांव, दची गांव में क्या है? जम्मू और कश्मीर, कस्तूरी मृग। जिम कॉर्बेट उत्तरांचल, बाघ, हाथी, चीता, हिरण। तो आपने देख लिया अभयारण्य के अंदर कौन कौन से अभयारण्य उद्यान कौन से राज्य के अंदर हैं। अभी यहाँ पे देखना है आपको प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और विवेकपूर्वक उपयोग, कि अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उनको अपने को विवेकपूर्वक उपयोग करना है, क्योंकि अधिक उपयोग से भी हमें कमी आ जाएगी। पानी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य के पीने योग्य पानी पृथ्वी की सतह पर 2% से भी कम है। सोचिए, अब अपने पृथ्वी में 2% से भी पीने योग्य पानी कम है। अधिकतर उद्योग प्रदूषित पानी और जहरीले ठोस कचरे को छोड़ने के कारण भूगर्भ के पानी में अत्यधिक प्रदूषण हुआ है, जिससे जीव सृष्टि और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है। उद्योगों के प्रदूषित पानी का वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए। विद्यालय, महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में वन विकास को प्रधानता देनी चाहिए। आग के कारण जंगलों का विनाश न हो, इसके लिए सावधानी रखनी चाहिए। खनिज प्रकृति का उपहार है, उसका विवेकपूर्वक उपयोग होना चाहिए। खनिज हमारा जो है, ये जिस प्रकार से कोई भेंट देता है उसी प्रकार से प्रकृति ने हमको भेंट दी है। खनिज के बिना हमारा ना तो कोई वाहन चल सकता है, ना कोई मशीनें चल सकती हैं। तो इसका उपयोग हमें विवेकपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा तो उसको बनने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। खनिज संरक्षण का विकल्प ढूंढना चाहिए। खनिज पदार्थों को घूम फिर कर अनेक बार उपयोग किया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। जंगलों के विनाश के कारण वन प्राणियों का जीवन संकट में है। यानी जंगल अभी ख़त्म कर दिए जा रहे हैं, लोग यानी फार्म हाउस बना दे रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां बना दी गई हैं। तो यहाँ पे जो
प्राणी रहते थे, वन प्राणी, उनको रहने के लिए उनका जीवन संकट में है कि उनको भी एकांत जगह चाहिए, अभयारण्य जहाँ पे किसी प्रकार का मनुष्य जाति से उनको भय ना हो, इस प्रकार से निर्भय होकर रह सके। कुछ प्रजातियाँ कुछ विस्तारों में से बिल्कुल लुप्त हो गई हैं, यानी खत्म ही हो गई। वहाँ पर उनका नाम भी नहीं कि इस जाति का कोई पशु पक्षी यहाँ पे रहता था। पशु पक्षियों के मांस, पंख, हड्डियाँ, सींग, दांत इत्यादि को प्राप्त करने के लिए उनका शिकार किया जाता है, क्योंकि पशु पक्षियों के मांस लोग खाते हैं। पंखों से विभिन्न प्रकार के यानी बनाए जाते हैं साधन, और हड्डियाँ विभिन्न प्रकार के खिलौने, सींग, दांत, इस प्रकार से उनका शिकार किया जाता है। निकाल करके उनके विभिन्न प्रकार के खिलौने भी बनते हैं, चूड़े भी बनते हैं और दांत बनते हैं। उनके पंखों से यानी विभिन्न प्रकार के खिलौने बनते हैं। इसके लिए वन प्राणी एवं पक्षियों के होने वाले गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहिए। देश के नागरिकों को पर्यावरण, वन भूमि तथा वन जीवों के महत्व के विषय में जानकारी देनी चाहिए। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान का अधिक विकास करना चाहिए, यानी जो अभयारण्य है उसका, राष्ट्रीय उद्यान का अधिक विकास करना चाहिए। प्रकृति शिक्षण शिविर द्वारा नागरिकों में वन जीवों के बारे में सजगता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका चैप्टर जो है ये फिनिश हुआ है, विश्व अध्याय है आपका। तो भारत के समुद्री किनारों का वातावरण कैसा है, तो समुद्री किनारों का वातावरण कैसा है, पेज नंबर आप 7 पे आइए। पेज नंबर 7 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। भारत का भौगोलिक स्थान उत्तरी गोलार्ध 8 सेल्सियस से 4 सेल्सियस के बीच स्थित है। देश के मध्य, यहाँ से देखिए, देश के कुछ स्थल समुद्री किनारे से लगभग 1500 किमी से भी दूर स्थित है। इस कारण यहाँ ठंडी में अत्यधिक ठंडी और गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, परंतु जो स्थल ऊंचाई पर स्थित है वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। उदाहरण के तौर पर श्रीनगर और मनाली, ये समुद्र के किनारे के वातावरण के विषय में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आपको पेज नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर। दूसरी कि तीनों ऋतुओं का आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी आपका यहाँ पे तीनों ऋतु के विषय में जो बताई गई है, यहाँ पर ठंडी, गर्मी और बरसात, तो तीनों ऋतु आपको ये दी गई। देखिए, ठंडी और गर्मी और बरसात, तो इससे हमारे जीवन में क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। भारत में दिसंबर और जनवरी फरवरी इसमें ठंडी पड़ती है, क्योंकि इसमें सूरज की जो किरणें होती हैं हमारी तिरछी पड़ती हैं। यहाँ ठंड के कारण लोग गर्म वस्त्र पहनते हैं और गर्म वस्तु खाते हैं। और गर्मी में भारत में मार्च से मई तक का समय अंतराल बताया गया। यहाँ की सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इसके कारण लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और ठंडा पीना पसंद करते, पंखों और एसी में रहना पसंद करते। भारत में बरसात के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण जून से सितंबर महीने तक के समय अंतराल वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु का अनुभव होता है, लगभग 80% वर्षा भारत में होती है। तो ये हमें वर्षा ऋतु में लोग रेनकोट का उपयोग करते हैं और उनके खान पान में भी परिवर्तन आता है। तो शरीर में जो अपने चमड़ी है उसमें भी थोड़ा ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। ठंडी के ऋतु में लोगों की त्वचा जो शुष्क हो जाती है, इस प्रकार से परिवर्तन आप इसको लिख देना है। ऋतुओं के कारण दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दक्षिण भारत की नदियों का उपयोग जलमार्ग के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं वहाँ से निकलती हैं पहाड़ों से और ऊंचे नीचे यानी रास्तों से होकर के जाती हैं, पहाड़ों से गुजरती हैं, जलप्रपात रचती हैं, इसलिए इनका उपयोग यानी जलमार्ग के रूप में नहीं किया जाता है, केवल विद्युत उत्पन्न और सिंचाई कार्य के लिए किया जाता है। भारत में कौन कौन सी बड़ी झीलें हैं। डल, वूलर, नैनीताल, सांभर, चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, ये आपकी झीलें हैं, जो बड़ी बड़ी झीलें हैं। इसके बाद खनिज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में किया गया है। धातु में खनिज, अधातु में खनिज और संचालन शक्ति के खनिज। इस प्रकार से भारत में जंगलों के कितने प्रकार हैं। भारत में जंगलों का प्रकार आपके पेज नंबर 12 पे आपको आंसर दिया गया है। पेज नंबर 12 पे आपके जंगलों का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ये देखिए, सुंदर वन में होने वाले सुंदर वृक्षों से नाव, स्टीमर बनते हैं, फर्नीचर। इसमें से आपको जंगलों का महत्व जो दिया गया है इसमें से आपको करना है। इसके बाद विद्यार्थी मित्रों, मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी
टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और जितना मैंने ये करा दिया है तो आपको पक्के नोट के अंदर इसको कर लेना है और याद भी करना है।